नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपने सोने की मूर्तियां तो बहुत सारी देखी होंगी अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग जगहों पर। क्या आपने कभी 5500 किलो सोने की बनी मूर्ति देखी है? नहीं ना? चलिए उसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। ये 5500 किलो बनी सोने से बनी ये मूर्ति भगवान बुद्ध की है, जो कि बैंकॉक में स्थित एक मंदिर में है। दोस्तों, इस मूर्ति को गोल्डन बुद्धा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 9.8 फीट लंबी इस मूर्ति को बनाने में 90 साल लगे थे और ये कोई नहीं जानता कि इसको कब बनाया गया था, पर कहा जाता है कि ये मूर्ति करीब 500 साल पुरानी है। दोस्तों, वैसे तो ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, एकदम अनमोल धरोहर है ये, पर इसकी कीमत अगर लगाई जाए तो ये करीब 19 अरब डॉलर के अप्रॉक्स उसकी वैल्यू है। दोस्तों, है ना अमेजिंग चीज। दोस्तों, आपने पढ़े लिखे बहुत सारे डिग्री लिए हुए इंसानों को तो बहुत ज्यादा देखा होगा, पर हमारे भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान के बारे में आपको पता है कि कौन है वो, कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी डिग्री है उनके पास? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इनका नाम है श्रीकांत जिचकर, जिनका जन्म सन 1954 में महाराष्ट्र में हुआ। दोस्तों, जो श्रीकांत जी थे, इनने करीब 42 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की और करीब 20 डिग्रियां इनने हासिल करी। ये एक बार IPS भी बने और एक बार ये IAS भी बने और उन्होंने नौकरियां छोड़ दी। है ना कितनी अमेजिंग बात। दोस्तों, इनके पास MBBS से लेकर MBBS, LLB, MA तो इनने ना जाने कितने सब्जेक्ट में किया और जर्नलिज्म इन्होंने PhD भी कर रखा था और कई विश्वविद्यालयों से इन्होंने MA भी किया था, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जो कि मैं आपको बता ही रही थी। और ऐसे व्यक्ति की मात्र 50 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मतलब एक देश का एक कोहिनूर हीरा जैसा ही था वो व्यक्ति, और उसकी बहुत कम उम्र में मौत, बहुत दुखद मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही खराब बात है। तो ऐसे व्यक्ति को एक सैल्यूट मेरा। दोस्तों, कोई आपको पता है रेलवे की पटरियों के पास में और बीच में इतने पत्थर क्यों होते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये जो पटरियाँ होती हैं, रेलवे ट्रैक होता है, इनके आसपास पत्थर इसलिए होते हैं क्योंकि जब ट्रेन चलती है, जब ट्रैक पे पटरियों पे ट्रेन चलती है, तो ट्रेन के चलने से एक कंपन होता है। उस कंपन के होने से ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं वो फैल सकती हैं, इसलिए ये पत्थरों के होने से वो जो ट्रैक है वो मजबूती से टिका हुआ रहता है। इन जो ट्रैकों के बीच में जो सीमेंट के जो पिलर होते हैं, उनके ऊपर ये पत्थर डले हुए होते हैं, साइड में डले होते हैं, जिससे कि ये मजबूती से टिके होते हैं। ट्रेन इतनी भारी भरकम होती है, जब वो चलती है, कंपन होता है, तो वो सीमेंट के पिलर और वो पत्थर, उनके कारण पटरियां फैलती नहीं है और मजबूती से ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। और एक रीजन ये भी है पत्थरों का कि अगर ये पत्थर नहीं डाले जाएंगे ट्रैक के आसपास और ट्रैक के ऊपर, तो पेड़ पौधे उगाएंगे बहुत सारे, जिससे कि ट्रेन को चलने में, निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जो ये पत्थर होते हैं, ये सारा बोझ ट्रेन का अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे कि जो सीमेंट के पिलर होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, टूटते नहीं है और ट्रेन आसानी से अपने गंतव्य पे पहुंच जाती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, गोवा के नाम से आपके दिमाग में क्या आता है कि हर पूरे में समुंदर, सी बीचेस, नारियल के पेड़, है ना? तो दोस्तों, क्या आपको गोवा के बारे में पता है कि गोवा का इतिहास क्या है? तो चलिए आज आपको मैं उसके बारे में बताती हूँ। दोस्तों, गोवा जो है वो कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ, मतलब वो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ गोवा, पर वो इंडिया की आज़ादी के 14 साल के बाद आज़ाद हुआ। वो कैसे? चलिए बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अधीन था। वो 451 सालों तक गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा है और आपको गोवा के रहन सहन में, उनकी इमारतों में पुर्तगालियों की झलक आपको साफ साफ मिल जाएगी। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भी पुर्तगाली जो थे वो गोवा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनसे प्रधानमंत्री जी ने काफी रिक्वेस्ट करी, पर वो नहीं मान रहे थे। पुर्तगाली किसी भी तरीके से गोवा छोड़ने तैयार नहीं थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने 30,000 सैनिकों को भेज करके एक अलग ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, जिसमें कि 36 घंटों के अंदर पुर्तगालियों को गोवा से बाहर कर दिया और गोवा को आजाद करा दिया। उसके बाद सन 1961 में जो गोवा है वो भारत में शामिल हो गया और सन 1987 में गोवा जो है भारत का 25वां राज्य घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा।
दोस्तों सब्जियों के नाम से आपके दिमाग में क्या होता है कि हरी सब्जियां सस्ती होती हैं, काफ़ी सब्जियां। किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि बहुत महंगी सब्जियां हो रही हैं। तो दोस्तों दुनिया में एक ऐसी सब्जी है जो कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, जिसको खरीदने के लिए अमीर से अमीर आदमी एक बार सोचता है कि अरे सब्जी खरीदूं कि नहीं खरीदूं। 10 बार सोचेगा वो कि सब्जी इतनी महंगी है, इसको खरीदूं कि नहीं खरीदूं। इस सब्जी का नाम है हॉप शूट्स। दुनिया की सबसे महंगी सब्जी है। इसकी करीब 1 किलो सब्जी की 1 किलो की कीमत 80,000 रुपए है। और वहीं इसके फूल को हॉप कॉर्न्स कहते हैं। जो इसके फूल होते हैं हॉप कॉर्न्स, उससे बियर बनाने में यूज किया जाता है। और ये इतनी महंगी होने के कारण नॉर्मल बाजारों में किसी भी बाजार में जल्दी से अवेलेबल नहीं होती है। और इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के रूप में भी किया जाता है। कहा जाता है कि करीब 1200 साल पहले इसकी खेती करनी शुरू हुई थी और सबसे पहले इसको जर्मनी ने अपने यहाँ उगाया था और जर्मनी के बाद ये बाकी पूरी दुनिया में पहुंचा। तो है ना अमेजिंग फैक्ट, इतनी महंगी सब्जी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। दोस्तों खेती तो आपने कई टाइप की सुनी होगी कि इस फसल की खेती, अनाज की खेती, इसकी खेती, उसकी खेती। क्या आपने कभी नमक की खेती सुना है? नहीं ना? तो चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों नमक की खेती जो कि हमारे भारत के गुजरात के कच्छ में की जाती है और कच्छ में ये काम अक्टूबर में शुरू होता है, अक्टूबर के महीने में, और अगले साल जून में जाके ये काम खत्म होता है। और इस दौरान ये जो मजदूर होते हैं जो यहाँ काम करते हैं, इस नमक के रेगिस्तान में ही रहते हैं। ये एरिया पूरा 23,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पूरा ये एरिया फैला हुआ है। मतलब इतने बड़े एरिया में नमक की खेती की जाती है और यहीं से भारत को 75% यानी कि 75% नमक मिलता है। दोस्तों नमक की खेती करना इतना आसान नहीं होता। जब टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के मौसम में तो यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और चारों तरफ सफेद नमक देख देख के आंखों पर भी इफेक्ट पड़ने लगता है बॉडी के साथ साथ में। और दोस्तों शौचालय जाने के लिए भी मजदूरों को काफी दूर तक जाना होता है, क्योंकि ये एरिया इतने बड़े एरिया में फैला हुआ नमक है, यहाँ तो जा नहीं सकते। तो इनको जाने के लिए भी बहुत दूर एरिया में जाना पड़ता है और इतनी मेहनत, इतनी ज्यादा पसीने बहाने के बाद ये नमक हमारे तक पहुँचता है। इस बात के लिए इन्हें बहुत बहुत थैंक यू इन मजदूरों को। दोस्तों क्या आपने चिड़िया की सबसे बड़ी मूर्ति के बारे में सुना है? नहीं ना? चलिए मैं बताती हूँ। ये मूर्ति स्थित है हमारे भारत के केरल में, जो कि जटायु की मूर्ति है। रामायण को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति को बनाया गया है। इस मूर्ति का भी एक पंख नहीं है, जैसे कि रामायण में जटायु का एक पंख काट दिया था रावण ने, वैसे ही उसमें भी मूर्ति में जटायु का एक पंख नहीं है। ये मूर्ति 70 फीट ऊंची और 200 फीट लंबी है। सोचिए कितनी बड़ी मूर्ति होगी ये। और दोस्तों इस मूर्ति को बनाने में करीब 10 साल का लंबा समय लगा था। कहा जाता है कि रामायण काल में जटायु जो थे, रावण ने जब उन्हें तलवार से उनका पंख काटा था तो घायल होकर इसी पहाड़ पर गिरे थे। बताया जाता है कि इस मूर्ति को कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है। सोचिए कितनी मेहनत से ये मूर्ति बनाई गई होगी। इतनी ऊंचाई पे इतने सामान को पहुंचा करके कितनी मेहनत लगी होगी। कभी आप केरला जाएं तो इस मूर्ति को जरूर से देखिएगा। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन तो जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको नई नई वीडियो, नई नई जानकारियां मेरी तरफ से मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।